बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी में ज़्यादती से इज्तनाब कर रहे होंगे। आप कहेंगे क्या मतलब? ज़्यादती से मुराद ये किसी भी चीज़ की ज़्यादती, यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। देखिए, आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ों की आपसे बात करनी है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कोई कंसिडर नहीं करते कि ये कोई बिग डील है, और कभी कभी हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं और फिर जब उसके नुकसान होते हैं तो हम अपसेट होते हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें तो हम जानते ही, खुराक हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, लेकिन जब हम खुराक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पीना खाते हैं, तो वज़न बढ़ता है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, हमारी सेहत मुतासर होती है। कोई भी चीज़ चाहे वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो, जैसे कि मल्टीविटामिन्स हैं। मल्टीविटामिन्स हमारी जिस्म की एक ज़रूरत है। विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। लेकिन अगर वो मल्टीविटामिन की भी गोली आप जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। इसी तरह कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो हमारे लिए अच्छी है, जब हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या करना शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने लिस्ट बनाई उन चीज़ों की जो हम लाइफ में करते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अब मैं चीज़ों के से ज़्यादा हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उन अमल की बात करूँगी, उन बिहेवियर्स की बात करूँगी। अगर हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अब मुझे पता है कि आप सारे हंसेंगे और कहेंगे खुद जो सबसे ज़्यादा बोलती है वो हमें समझा रही है, बट इट्स ट्रू। कम बोलना एक बड़ी अच्छी आदत है, क्योंकि जो बंदा कम बोलता है वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और वो अपने आप को एक ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल इंसान बनाता है। ऑल्सो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा बोलने में वो झूठ भी बोल जाते हैं, क्योंकि बोलते होते हैं और वो जो बातूनी लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा बातें करते हैं और कभी कभी झूठ भी बोल जाते हैं, कहानियाँ भी बना लेते हैं और कभी कभी अपने आप को ही मसाइल में फंसा लेते हैं ज़्यादा बोलने की वजह से। सो बोलें इतना जितना मुनासिब है, और सबसे अच्छी गुफ्तगू वो होती है जहाँ पे इंसान बोलता भी है और दूसरे की बात को सुनता भी है, और सुन के फिर दूसरे की बात को रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि हम बोलें और हमारी आवाज़ जो है वो दूसरे सुने, और अगर दूसरे से बात कर भी रहे हैं और वो आपको कुछ कह भी रहा है तो हम उसकी बात नहीं सुन रहे होते, हम इस इंतज़ार में होते हैं कि चुप होए ताकि हम अपनी अगली बात करें। सो अच्छे लिसनर्स फिर अच्छे स्पीकर्स भी बनते हैं। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का शिकार बन जाएंगे। सो ज़्यादा सोचना भी अच्छी चीज़ नहीं है। 24 घंटे ऑब्सेस करना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर लूँगा, वैसे हुआ तो वो कर लूँगा। सोचें, ज़रूर सोचें, ज़िंदगी में गेम प्लान्स बनाएं, लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें कि आपकी सोचें जो हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी पे हावी हो जाएं और आप या तो एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं या फिर डिप्रेशन का। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी इसी वजह से होते हैं। इसीलिए अक्सर जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो दिमाग को स्लो डाउन करने के लिए दी जाती हैं, ताकि बंदा ज़रा सा अपनी ओवर थिंकिंग से बच सके। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा रोना। कुछ लोग रोते हैं तो इतना रोते हैं कि हर बात पे, हर मौके पे, हर ओकेजन पे रोते हैं। बहुत ज़्यादा रोएंगे तो आंखें तो कमज़ोर होंगी ही, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत डैमेज होती है। तो बहुत ज़्यादा रोना बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि रोना अच्छी चीज़ है। उससे दिल हल्का होता है, इंसान के इमोशन सेटल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रोना भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। बहुत ज़्यादा केयर करना, जब हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या जनरली लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होते हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे मुल्क की बहुत सी ख़वातीन में होती है, बल्कि बहुत से लोगों में होती है कि वो ओवर केयरिंग होते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं तो लोग फिर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। दे गेट टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ज़्यादा केयर करेंगे लोगों के बारे में, ओवर केयर करें, ख्याल रखें, लेकिन ये भी देखें कि अगला इंसान भी आपके बारे में इतनी केयर करता है कि नहीं। आप करते चले जा रहे हैं और दूसरे लोग आपकी केयर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, यह आपके लिए एक नुकसानदेह अमल है। सो केयर इतना करें किसी के बारे में जितना मुनासिब हो, जितना आपको भी सूट करे। अपने आप को डैमेज करके दूसरों के बारे में केयर करना कोई सेंसिबल बात नहीं होती। सो टू मच केयरिंग भी एक नुकसानदेह चीज़ है।
बहुत ज़्यादा किसी को ट्रस्ट भी नहीं करना, 5वां पॉइंट, ओवर ट्रस्टिंग नहीं होना। जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो हर शख्स आपकी वफादारी और मासूमियत का हकदार नहीं होता और हर बंदा उसकी कदर भी नहीं करेगा। सो इतना लोगों पे एतबार करें जितना मुनासिब है, और किसी पे एतबार करें तो सोच समझ के करें। ये देखें, ये एनालाइज करें कि क्या वो इंसान आपके ट्रस्ट के काबिल है भी कि नहीं, या आप ट्रस्ट करते चले जा रहे हैं और बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं काम की बात करना चाहूँगी। काम, जो लोग ओवर वर्क करते हैं या जो वर्कहॉलिक्स होते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, तो इवेंचुअली आप स्ट्रेस के मारे फौत हो जाएंगे। मैं बड़े सिंपल और बड़े हार्श वर्ड्स में बात कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। लेकिन इंसान, आप मशीन को भी ना ओवर वर्क करेंगे तो वो उड़ जाएगी, उसका भट्टा बैठ जाएगा, उसकी मोटर उड़ जाएगी। तो इंसान जिस्मानी, मतलब इंसान का जिस्म की एक लिमिटेशन है, हमारी जिस्मानी लिमिटेशंस होती हैं, एक हद होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब आप हर रोज़ 18-18, 20-20 घंटे काम करेंगे, नींद को पूरा नहीं करेंगे, अपने आप को डैमेज करेंगे, घर आके भी अपने 24 घंटे काम के ऊपर तवज्जो देंगे, तो स्ट्रेस पड़ेगी। जब आप जिस्म पे और दिमाग पे इतनी स्ट्रेस डालेंगे तो इवेंचुअली आप अपने आप को बीमारियों और मौत की तरफ ले जाएंगे। तो काम भी इतना करें जितना आपका जिस्म और आपका दिमाग हैंडल कर सकता है। और लाइफ में एज के साथ, वक्त के साथ हमारी लिमिटेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। 7वां पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेकअप का भी इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं कि अपनी ब्यूटी, अपनी स्किन को डैमेज कर देते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी कैपेसिटी में खूबसूरत बनाया है। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी वैल्यू को करना। अब आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि जुगनापी ने एनके क्यों पहनी हुई है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत स्वेल हुई हुई हैं, मेरी तबीयत नहीं आज कोई ख़ास ठीक, तो मेरी आंखों में बहुत स्वेलिंग हुई हुई थी। मैंने मेकअप लगाने की कोशिश की, नहीं लग पाया, तो मैंने नहीं लगाया फिर आंखों पे मेकअप, और मैंने अपनी ग्लासेस पहन ली। वैसे भी नज़र बेहतर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आईसाइट का भी इशू है और कॉन्टैक्ट्स में पहनती नहीं हूँ। सो मैंने नहीं लगाया मेकअप आंखों पे। मुझे पता है मैंने लाइव शो करना है, मुझे अपनी ड्यूटी, अपने काम का ख्याल है। लेकिन अगर मेरी आइज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़बरदस्ती उन पे मेकअप लगाऊं और फिर मैं अपनी आंखों को डैमेज करूं, ये पर्सनली एक नुकसानदेह चीज़ है। बेहतर है कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जी मेरी आंखों में बहुत स्वेलिंग हुई हुई थी, मुझे लग रहा है कि शायद कोई इन्फेक्शन या कुछ हो रही है, तो मैंने केयरफुल होने का फ़ैसला लिया और मैंने बाकी सब कुछ कवर कर लिया। टू मच मेकअप भी व्यूअर्स बहुत नुकसानदेह होता है। सो मेकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। और मेकअप लगा लिया, उसको वॉश ऑफ करें, क्लीन करें, अपनी स्किन को क्लेंस करें। 24 घंटे भी मेकअप लगाई रखेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। तो टू मच मेकअप जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता है, वो आपकी ब्यूटी को डैमेज भी कर देता है अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एंड फाइनली, जिससे मैंने बात शुरू की थी, जो एक्चुअली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ज़्यादा ना खाएं कि आप अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती और अपनी हर चीज़ को डैमेज करें। खाएं इतना जितना मुनासिब है, जितनी आपकी जिस्म की ज़रूरत है। और हम सबको पता होता है, आजकल तो मेडिकल साइंस के थ्रू न्यूट्रिशनिस्ट, इवन ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, फ़ैट की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप मुनासिब खाएंगे, कभी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, कभी आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। और अगर आप स्किनी भी हैं, अगर बहुत पतले भी हैं, तो तब भी बहुत ज़्यादा खाना आपके लिए नुकसानदेह। अगर आपको वेट नहीं भी चढ़ता तो जो एक्स्ट्रा चर्बी आप खाएंगे वो आपके दिल, जिगर, सारी जगहों के ऊपर जाकर चढ़ना शुरू हो जाएगी। फैटी लिवर से आप सफ़र करेंगे, आपके ऑर्गन्स पे चर्बी चढ़ जाएगी, चाहे आपको बाहर चर्बी चढ़े या ना चढ़े। सो खाना मुनासिब मकदार में खाना है और इतना खाना है जितने आपके जिस्म की ज़रूरत है। हमारा मज़हब, बल्कि हर मज़हब आपको यही सिखाता है कि मयाना रवि, ज़िंदगी को बैलेंस में लेके चलना है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत कम खाना भी आपके लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा रोना नुकसानदेह है, बिल्कुल भी ना रोना नुकसानदेह है। ये सब चीज़ें आपने बैलेंस में लेके आनी है। और बड़े होना और एडल्ट्स बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लाइफ में सीखते हैं, या एटलीस्ट हमें सीखना चाहिए। तो हमने लाइफ में मयाना रवि सीखना है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इसी जर्नी का हिस्सा हूँ। कभी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, कभी कभी अपने काम के लोड को इतना रिड्यूस कर लेती हूँ कि फिर करियर डैमेज होना शुरू हो जाता है। लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस व्यूअर्स, और वो बैलेंस हम सब ने मिलजुल के अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। देखें, हमने अपनी ज़िंदगी को अच्छे और आसान अंदाज में जीना है, खुशहाली के साथ जीना है, पॉजिटिविटी के साथ जीना है।
और वो करने के लिए इन चीज़ों की एक्सेस को, यानी कि इन चीज़ों की ज़्यादती को हमने खुद रिड्यूस करना है। देखें, ज़िंदगी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। उनको मैनेज करने के लिए सेहत का और मेंटल हेल्थ का अच्छा होना और पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब हम अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द की चीज़ें जिनको हम एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं उनको करें। ज़्यादा काम करना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोना ये भी बड़ा नुकसानदेह है। जहाँ पे 8 से 10 घंटे नींद पूरी करना अच्छी बात है, वहाँ पे जो लोग 14-14, 18-18 घंटे सोते हैं वो भी नुकसानदेह है। बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आपके बॉडी के फंक्शंस ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सो कोई भी चीज़ जो अच्छी है उसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। हमारे मसल्स, एक्सरसाइज करनी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप जिम दिन में 2-2 घंटे के लिए 2-2 दफ़ा दिन में जाएंगे तो आपके मसल्स उड़ जाएंगे। एथलीट्स जो हैं उनकी बॉडी की वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की, क्योंकि वो अपने जिस्म को ओवरवर्क करते हैं। इसीलिए तो उनकी लाइफ जो है अपनी इस फिटनेस की छोटी होती है। कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी 4-4 घंटे नहीं, 8-8 घंटे नहीं एक्सरसाइज कर सकता, उसकी बॉडी का भट्टा बैठ जाएगा। सो बी काइंड टू योर सेल्फ। ये जो केयर और मोहब्बत आप सारी दुनिया को देते हैं, सबसे पहले अपनी ज़ात को तो दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत और हेल्दी अंदाज में जी सकें। 042992000648 हमारा फ़ोन कॉल का नंबर है। अगर आप कॉल करना चाहें, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब व्यूअर्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाना चाहूँगी जो बहुत ही मीठी और प्यारी पर्सनैलिटी थी। वैसे तो जो राइटर्स होते हैं वो हमेशा ज़िंदा ही रहते हैं। आज एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर, नॉवलिस्ट, प्ले राइट और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है। 4 फरवरी को हमारे साथ से बानो कुदसिया साहिबा जुदा हुई। 28 नवंबर 1928 को आप पैदा हुई। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स किया। आपकी शादी मशहूर ड्रामा राइटर अशफाक अहमद साहब से हुई, जिनको बाबा जी भी बहुत से लोग बुलाते हैं। आपके अफसानवी मजमुओं में बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और बहुत से ब्रिलियंट चीज़ें आती हैं। आपने टीवी के लिए बहुत से ड्रामे भी लिखे, सूरजमुखी जैसा ड्रामा लिखा, कोई तो हो इज़ अनदर ड्रामा, बेशरम भी बहुत मशहूर है। आपको हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ सितारा इम्तियाज़ बल्कि हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। ये बहुत ही ब्रिलियंट और हाई एंड के नेशनल अवार्ड्स हैं। और आपका इंतकाल 4 फरवरी 2017 को हुआ। बानो कुदसिया साहिबा एक बहुत ही आला ज़र्फ़ की बेहतरीन और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके और अशफाक साहब दोनों के दर्जात को बुलंद फरमाए। आज बानो कुदसिया साहिबा को याद तो कर रहे हैं, लेकिन आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि बानो कुदसिया साहिबा को, माँ जी को आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। थी बहुत ब्रिलियंट, उनका काम भी बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन बहुत ही आला और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी। मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप सोचें कि जो नहीं मिला वो भी उनके बारे में ये बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जो शख्स भी उनसे मिला व्यूअर्स हमेशा उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे, उनको इतनी पॉजिटिव बातें उनके बारे में की कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनमें से एक नूरुल हुसन साहब हैं, नूर भाई हमेशा उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, और भी बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं जो हमेशा उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं। तो मैं भी आपको ज़रूर कहूँगी कि ऐसी प्यारी पर्सनालिटी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे गपशप होगी और प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शेफ़ महम तनवीर ने। अस्सलाम वालेकुम महम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पकौड़ों की एक्साइटमेंट में तुसी कित्थे रह गए सी? यस। तैयारियां हो रही थी व्यूअर्स, तो हमने सोचा कि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं, और मौसम भी कुछ ऐसा है। बिल्कुल। वैसे तो पूरी सर्दियाँ दिल चाहता है बंदा पकौड़े खाए, लेकिन एक बात बताऊँ महम, रमज़ान की भी तो आमद है। बिल्कुल, और उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आपने सोचा पहले तैयारियां करनी शुरू कर दें। वैसे तो ये आई थिंक पहली दफ़ा होगा कि सर्दियों से, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि हम सर्दियों से डायरेक्ट जा रहे हैं टू रमज़ान। तो कुछ 4 महीने पकौड़े खाए हम सब। लाहौर में, कराची वाले ज़रा और दूसरे एरियाज़ में पाकिस्तान के थोड़ी गर्मी की ज़रा ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे तो
और ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है, लग है हमारी कि अब थोड़ा विंटर्स में हमें रमज़ान अल्लाह का बहुत करम है। Yes. रोज़े भी छोटे होते हैं बट उसके अलावा टेम्परेचर रोज़ा, मुझे एक दिन किसी ने कहा कि 20 घंटे का भी रोज़ा काबिल कबूल है लेकिन मौसम ज़रा ठीक हो। लेकिन देखें अगेन, रोज़ा इज़ ऑल अबाउट सब्र यस एंड बर्दाश्त एंड उन लोगों को अंडरस्टैंड करना और उनके साथ एम्पथाइज करना जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, बिल्कुल जो पता नहीं किन किन कंडीशंस में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एग्जैक्टली एहसास पैदा करना अपने बिल्कुल। अंदर। सो आज का मेन्यू आज हम थोड़े डिफरेंट तरह के पकोड़े बनाएंगे, जैसे मिर्ची है हमारे पास, गोभी है, बैंगन है, पालक है, पालक के पत्ते के बनाएंगे, आलू के, तो डिफरेंट काइंड ऑफ हम पकोड़े। क्या आप गोभी को थोड़ा सा कुक करके बनाएंगी? क्योंकि अगर गोभी को आप डायरेक्ट डालेंगी तो वो तो कच्ची कच्ची रह जाती है। एग्जैक्टली कुछ लोग इसको बॉईल करते हैं, पार लेकिन बॉईल ना, हाफ बॉईल हाफ करके। बॉईल करते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कुक करूँगी अंदर से थोड़ा सा क्रंच मिलना चाहिए। एग्जैक्ट बिल्कुल सही। वरना हर आप देखते हैं ना कि अगर हम मिर्ची को भाई अगर भी सब्जी खा थोड़ा ही रहे हैं तो उसको crunch, इतना हाँ, ओवर कुक ना करें कि उसकी overcook ना अफादियत ही करें। खत्म हो जाए। और मिर्चों में मिर्ची क्या का भी मैं वही बता रही थी कि अगर हम इसको भी वो करते हैं तो इसका भी क्रंच मज़े का लगता है। इसको हम थोड़ा सा स्टफ़ करेंगे अंदर से, किस आलू चीज़ से? अचारी आलू के उसको मिक्स करेंगे, उसका बैटर बनाएंगे। देन हमारे पास आलू, और जो एक हर किसी के घर जो मोस्टली बनते हैं वो मिक्स्ड आलू के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक से पहले शेफ़ महम ने हमें बताया कि वो डिफरेंट किस्म के पकौड़े बना रही हैं किचन में, तो वो अपने काम में अब मसरूफ़ हैं और अब हमने एक बहुत ज़रूरी काम की तरफ अपने आप को डायरेक्ट करना है। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और वेरी अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी हैं जो करंटली सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एट द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोखर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम भी आपको करना चाहेंगे प्रोग्राम में, और आज का दिन भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है। वैसे तो हर रोज़ ही ये दिन मनाना चाहिए क्योंकि ये एक जिस बीमारी की हम बात करने जा रहे हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी कॉमन हो गई है, इतनी आम हो गई है कि अब ये एक डरावना एलिमेंट आ गया है इसके अंदर। आज वर्ल्ड कैंसर डे है व्यूअर्स, और थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका एरिया है पूरा, आप डिपार्टमेंट भी देखते हैं एट द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एट मेयो हॉस्पिटल लाहौर। तो डॉक्टर साहब, कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का मकसद, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि कैंसर कितना आम होता चला जा रहा है, और कैंसर एक ऐसी तकलीफ़ है जो कैंसर इटसेल्फ बीमारी और इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और अगर इस मोहलिक मर्ज़ को हम जल्दी पकड़ लें या इससे बचाव की तदाबीर कर लें तो चांसेस ये हैं कि हम या तो इससे बच सकते हैं बिल्कुल ही, या अर्ली ट्रीटमेंट होने से इलाज की तकालीफ से भी बचा जा सकता है और फिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के भी काबिल हो सकते हैं। तो ये दिन हमें ये इसलिए मनाते हैं कि ताकि हम आवाम को रिमाइंड करवा सकें कि अपने हेल्थ को कैसे केयर करनी है, अपनी ज़िंदगी की अपनी फैमिली की केयर कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों से बचना है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और किस वक्त हमें अपने डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर साहब, कैंसर इतना बढ़ता क्यों चला जा रहा है? और अगेन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कैंसर बढ़ रहा है या कैंसर हमेशा से था, अब डिटेक्शन होनी शुरू हो गई है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? एक तो होता है ना कि एक चीज़ एकदम से बढ़नी शुरू हो गई, जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है टाइप 2, टाइप 1 तो वहीं पे खड़ी है क्योंकि उसका वो आपके जेनेटिक्स और जीन से भी ज़्यादा कुछ लोगों को होती है, पूरे ख़ानदान में नहीं होती, और कोई किसी एक को बचपन में ही टाइप 1 हो जाती है या अर्ली एज में। टाइप 2 कंट्रोलेबल चीज़ है, आजकल हर दूसरा यंग बच्चा भी टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। तो क्या कैंसर कभी इसी किस्म की चीज़ है या फिर कैंसर हमेशा से था, लोगों को तशखीस नहीं आती थी या कराते नहीं थे और बस मर जाते थे? ये मुझे ज़रा क्लियर कर दें बात। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रही हैं इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई।
13 करोड़ से ज़्यादा आबादी है पंजाब की, 24 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की, और उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन से नए कैंसर के केसेस आएंगे। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अब रुजू करते हैं डॉक्टर से और इलाज और तशख़ीस के बारे में मालूमात ज़्यादा आम होती चली जा रही हैं, इसलिए भी शायद हमें। लेकिन जो कैंसर के से एसोसिएटेड उसके खौफ है वो प्रॉबेबली इसलिए है कि कैंसर की तकलीफ़ और कैंसर के इलाज की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये एक कैंसर का मर्ज़ और एक कैंसर का मरीज़ वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होता, वो पूरी फैमिली को, पूरे मोहल्ले को, पूरे ख़ानदान को डिस्टर्ब कर रहा होता है। जहाँ तक सवाल है कि कैंसर बढ़ क्यों रहा है, और क्या वो बढ़ रहा है या पहले से था और हम लोग अब उसको पकड़ना शुरू हो गए हैं? आपकी बात बिल्कुल। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कैंसर वाकई बढ़ रहा है, वाकई बढ़ रहा है। दुनिया में इसके केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, चाहे उसको हम बेटर डायग्नोस्टिक और हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम दे दें, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन दे दें, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कैंसर पहले की निस्बत ज़्यादा है। अब तो हमारे पास जो भी कैंसर का मरीज़ आता है उसको हमें ये नहीं बताना पड़ता कि ये कैंसर की बीमारी है, वो कहते हैं जी हमारे ख़ानदान में 1-2 लोगों को पहले हो चुका है, और वो कैंसर की तकलीफ़ को जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे अवामिल काम कर रहे हैं। वो हमारा लाइफस्टाइल है, पहले लोग मेहनत करते थे फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा, अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल लेज़ी होता जा रहा है, हम मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। थोड़ा सा सर, अब तो इंसान देखें, पहले तो होता था ना ख़वातीन फॉर एग्जांपल सफाई, झाड़ू पोछा ये चीज़ें खुद करती थी। अब या तो कोई बंदा रखा होता है करने के लिए, या फिर अगर खुद भी करती हैं तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि नीचे झुक के आपको पोछा नहीं लगाना पड़ता, वो जो पूरी एक बॉडी की एक्सरसाइज होती थी। अब आपके पास मॉप्स आ गए, आपने ऐसे ऐसे किया, आपका काम डन हो गया। अब तो काम के काम भी बैठे बैठे हो रहे हैं। फुटबॉल लोग गेम पे खेल रहे हैं, क्रिकेट गेम पे खेली जाती है, फिज़िकली नहीं कोई जाके खेलता। बिल्कुल ऐसे ही है। यही कुछ अवामिल हैं जिनको हमें आवाम को बताने की ज़रूरत है। तो ये कैंसर होने के या उसकी शरह बढ़ने के वजूहत है, क्योंकि ऑब्वियसली पहला सवाल तो यही बनता है कैंसर फिर क्यों बढ़ रहा है, उसके बाद फिर आएगा कि उसकी हम तशख़ीस कैसे करें। जी, सबसे पहली बात यह है कि हमें तंबाकू नोशी से और शराब नोशी से बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी नौजवान नस्ल वेप में बड़ी मुब्तला होती जा रही है, उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक लाइफस्टाइल है। वो फिर वेप से बढ़ के, वो भी एक हार्मफुल चीज़ है, लेकिन उससे फिर ज़्यादा हार्मफुल चीज़ आगे स्मोकिंग की तरफ आ जाती है, और दूसरी एडिक्शन की तरफ वही हमारी नौजवान नस्ल चलती चली जा रही है। दूसरी चीज़, हमें वर्जिश करनी है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेट के अंदर रहना है, जो बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखना है, अपनी बॉडी के बारे में जानना है, और उसमें ये ख्याल रखना है कि अगर कोई ऐसी चेंज है जिसको हमें डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है, तो वो जल्दी रुजू करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वो क्या इंडिकेशंस हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो अगर आपको महसूस हों, तो अब मुझे पता है कि मैं बड़ा जनरल सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि छाती के कैंसर के अलग मसाइल हैं, प्रोस्टेट कैंसर के अलग मसाइल हैं, स्टमक कैंसर के फ़र्क हैं, थ्रोट कैंसर, और कैंसर तो सर से लेके पाँव तक हो सकता है आपको। स्किन कैंसर भी होता है, शुक्र है पाकिस्तान में उसकी शरह ज़रा कम है डॉक्टर साहब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या वो भी बढ़ गई है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये पाकिस्तान में कम है, बाहर की पॉपुलेशन में, गोरों में ज़्यादा है, क्योंकि वो टैनिंग करते हैं और सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अपना। Exactly. वही चीज़ ना व्यूअर्स, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके बॉडी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स नहीं अब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको शिफा भी देती है वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है अगर आप उसका गलत या बिला वजह वो करेंगे। यहाँ हम धूप में नहीं जाते, विटामिन डी की कमी है, वहाँ से धूप से ही नहीं निकलते, वहाँ कैंसर हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, क्या इंडिकेशंस है जो अगर आप देखें तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से रुजू करें? ख़वातीन में जैसे हमें मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, इसलिए हमें अपनी बॉडी का पता होना चाहिए हमारी ख़वातीन को, और अपनी शेप का पता होना चाहिए। और रिकमेंडेशन ये है एटलीस्ट इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि ख़वातीन महीने में एक बार अपने आप को ज़रूर चेकअप करें अपना ख़ुद से। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे ब्रेस्ट के कैंसर में सबसे कॉमन जो किसी भी कैंसर में सिम्टम आ सकती है वो एक गिल्टी का नमूदार होना है, कोई गैर मामूली गिल्टी जो बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही, रुक नहीं रही, और वो डिफरेंट है थोड़ी सी। तो हमें मालूम करना है कि ये गिल्टी क्या है, और इसके लिए हमें डॉक्टर से रुजू करना है। तो ये कि 70 to 80% कैंसर्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ दैट गिल्टी, दैट रसौली,
दैट लीजन जो कि ब्रेस्ट में भी हो सकता है, बॉडी में कहीं और भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ अलामात हैं जैसे वज़न जैसे का, देखिए ना फेफड़ों का कैंसर होता है तो उसमें तो गिल्टी नहीं महसूस हो सकती, जी, अगर बिल्कुल। गुर्दों में कैंसर है तो उसमें तो गिल्टी नहीं महसूस हो सकती क्योंकि ये हमारे अंदर ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्टेड है। जी मैं उसी की तरफ आ रहा था कि और कुछ अलामात हैं जैसे खून का बहना। हमारे पेशाब में खून का आना नॉर्मल नहीं है, हमारे गले से खून का आ जाना नॉर्मल नहीं है, इसके लिए हमें फ़ौरी तौर पर रुजू करना है। वज़न का तेज़ी से कम हो जाना, किसी बुखार का आना जो टूट के नहीं दे रहा और बुखार लंबा ही चलता चला जा रहा है, ये कुछ मोटी मोटी अलामात हैं। खून का बहना, गिल्टी का नमूदार होना, वज़न में कमी, खाने पीने में दुश्वारी, पेशाब या पखाने का मसला, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कॉमनली ले करके चल सकते हैं। या बहुत कहीं दर्द का होना जो ठीक नहीं होकर दे रही, ये अलामात हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर में ही हो, ये और बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके उसके इन्वेस्टिगेट करके उसको मालूम करना ज़रूरी है कि ये कहीं वो तो नहीं है चीज़ जो हम सोच रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अगर टाइम पे आपको पता चल गया उसके बाद फिर इंसान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्योंकि बड़े लोग जब लोग कहते हैं कि आपको है गिल्टी, हम इसको चेक कर लेते हैं, तो वो गिल्टी तक नहीं चेक करवाते, डर के भाग जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कहते हैं कैंसर का ऑपरेशन हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इतनी दवाइयाँ कौन लेगा? मतलब अब मैं इसकी एक मिसाल के तौर पे मैं अपने नाजरीन को पेश करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ीमेल को ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। वो इतना छोटा है कि वो 1 सेंटीमीटर और लेस साइज़ का है, तो चांसेस ये हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। हो सकता है कि उनको रेडिएशन की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कि उनको कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत ना पड़े, और इसलिए सिर्फ ऑपरेशन से इलाज मुकम्मल हो जाए। अगर ये चीज़ हो सकती है, इसका फ़ायदा यही है कि अगर जल्दी पकड़ा जाता है कैंसर, तो बहुत सारी चीज़ों से, तकालीफ से जो इलाज से मंसूब है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक छोटे से इलाज के साथ। अब ऑर्गन पूरा कटना, अगर ब्रेस्ट पूरी रिमूव करनी है, ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अगर पूरी ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है और एक छोटा सा ऑपरेशन किया जा सकता है, और कीमोथेरेपी से भी बचा जा सकता है, जिससे बाल उड़ जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं, मुंह पक जाता है, रंगत चेंज हो जाती है, इन सारी चीज़ें। तो हमें ये बताने की ज़रूरत है कि अगर जल्दी आ जाएंगे और जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कि बाकी तकालीफ जो इलाज से मंसूब है वो सारी ना बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स तीसरे और चौथे स्टेज पे आते हैं, जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कुछ इसके बारे में बताएंगे? तीसरी और चौथी स्टेज में क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनका कैंसर का इलाज हो गया, वो सेट हो गए, तो लोग एक तरह से ईजी भी हो जाते हैं। बट पता नहीं क्यों हमें पाकिस्तान में ये समझ नहीं आती कि लास्ट स्टेज पे चीज़ को क्यों पहुंचाते हैं। ताल्लुक़ ख़राब होते हैं, उनको भी लास्ट स्टेज पे जब बिल्कुल बर्बादी हो जाती है तो तब ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही हम अपने जिस्म के साथ करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तीसरी और चौथी स्टेज में इलाज की सहूलतें बहुत बढ़ जाती हैं और उसकी इलाज की कामयाबी के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 1 पे डायग्नोज हो चुका, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ मोर देन 95%, कि 5 साल में 95% से ज़्यादा लोग। लेकिन अगर वही कैंसर के मरीज़ ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 4 में आता है, तो 5 साल में सिर्फ उनमें से 20% लोग या इससे कुछ कम ज़्यादा ज़िंदा होंगे, 80% लोगों की 5 साल से पहले डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ मैटर करती है कि इलाज और इलाज की कामयाबी अर्ली स्टेज के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। चलो डॉक्टर साहब, आजकल ऑनलाइन बड़े बड़े टोटके आए हुए हैं, बड़े लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। ये वही वाली बात है ना, कोविड में लोगों ने मास्क बेचने की बिज़नेस बना ली, जबकि अगर वही मास्क लोग मुफ्त के लोगों को दे रहे होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान भी बच जाती। अब कैंसर की दुकानें लगाई हुई हैं लोगों ने। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ नेचुरल कह दिया, मतलब नॉन एलोपैथिक तरीके इलाज के। मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ डॉक्टर साहब, हम खुद अपने प्रोग्राम पे हर्बल, नेचुरल, ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, लेकिन लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि जी चौथे स्टेज पे हमारे पास फलां खातून आई थी और वो खातून भी बता रही है कि हाँ जी मुझे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने इनसे इलाज कराया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो लोग एलोपैथिक मेडिसिन की जगह दूसरे मामलात में पड़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में कहते थे अजवा खजूर खा लो तो सेट हो जाओगे, कितने लोग मर गए। थोड़ा इस पर भी ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, एलोपैथिक तरीका इलाज एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। एक दवा जो किसी भी मरीज़ में इस्तेमाल की जाती है,
उसको पहले डेवलप किया जाता है, उसको पहले लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है, फिर जानवरों पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर ग्रेजुअली थोड़े थोड़े चंक्स में थोड़े थोड़े मरीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसकी अप्रूवल होती है और उसके साथ एक पर्चा आता है जिसमें लिखा होता है कि इसके ये फ़ायदे और ये नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम एलोपैथिक इलाज के ज़रिए से जो कर रहे हैं उसके ये उसके प्रूवन इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जहाँ तक दूसरी मेडिसिन्स का सवाल है, मैं भी उनको बुरा नहीं समझता, लेकिन उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, उनका एविडेंस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और अगर देनी है चीज़ तो आप अपना नॉर्मल जो डॉक्टर इलाज कर रहे करते रहे, उसके साथ करना है तो डॉक्टर से बात कर लें कि डॉक्टर साहब हमें फ़लाँ हकीम पे बहुत यकीन है, वो हमें बड़ी अच्छी खुराक देते हैं, दवाइयाँ वगैरह, हमने उसको फिर अगर इलाज करना है और आपने एक्चुअली हर तरीका ट्राई करना है तो डॉक्टर को आके बता दो कि डॉक्टर साहब ये वाली चीज़ें हैं। आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी तो आप कहेंगे भाई आप ये भी साथ में कर लें, आप अपने दिल को सुकून कर लें, हम अपनी इलाज भी कर लें। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर को तो इन्वॉल्व करो। जी बिल्कुल सही बात है। लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि किसी खातून ने कोई वीडियो देख ली और उसने कहा कि भाई मेरा पुत्र इनसे तो ठीक हो नहीं रहा, उसके तो बाल भी गिर गए, उसका तो रंग भी बदल गया, वो तो इतना बीमार हो गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर इनको ये पोटलियाँ सी बना बना के पानी में मिक्स करके पिलाएंगे तो बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। वो भी छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट और इन चीज़ों पे चले जाते हैं। इस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है, हेल्प मांगने की ज़रूरत है। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। इस पे जहाँ से हेल्प ले सकता है, पूछ सकता है बंदा, ज़रूरत है, और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बट वही वाली बात ना कि प्लीज़ व्यूअर्स, मैं इसलिए ये बात बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैंने इतने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे आधी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कर ली, 3 कीमोथेरेपी के सेशन हो गए, 3 बाकी रह गए थे, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दी। ऑब्वियसली कीमोथेरेपी से भी कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो उनकी तबीयत तो बेहतर होनी शुरू हो गई कुछ, लेकिन फिर 6 महीने बाद फौत हो गए। क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे ही है जी, जैसे एक घर बनाना होता है वैसे हम मरीज़ की ट्रीटमेंट को प्लान करके उसको कंक्लूड करते हैं। अगर हम आधी ट्रीटमेंट पे छोड़ देंगे तो ऐसे ही जैसे घर की दीवारें बना दी और छत नहीं डाली। तो डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी का और रेडिएशन का क्या रोल है? बड़े लोग कहते हैं कि भाई रेडिएशन तक बात ठीक है, लेकिन कीमोथेरेपी तो बड़ी जहरीली चीज़ है और कीमोथेरेपी के बारे में लोग बड़ी नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो ज़रा तकलीफ दे इलाज होता है तो लोग उससे घबरा जाते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसके पीछे साइंस क्या है ताकि लोग भी समझें। कीमोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे हमारे जिस्म में, चूँकि कैंसर के सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो ये उन सेल्स पे एक्ट करता है जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनको किल करता है, और वो कैंसर के सेल्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी के कुछ ऐसे नॉर्मल सेल्स भी हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे बाल तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, हमारे आंतों के वाले सेल्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, हमारा खून बड़ी तेज़ी से बन रहा होता है। तो चूँकि कीमोथेरेपी ने जहाँ पे तेज़ सेल्स वाले कैंसर सेल्स वालों को मारना होता है, वहाँ पे हमारे कुछ और नॉर्मल सेल्स को भी मारती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। बाल जो उड़ जाते हैं, लेकिन जब इलाज मुकम्मल होता है और इलाज में कामयाबी मिल जाती है तो उससे अच्छे बाल आ जाते हैं। रंगत चेंज होती है लेकिन वो उससे अच्छे वापस आ जाएगी रंगत, हर चीज़ वापस सेहतमंद हो जाएगी। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि कैंसर से छुटकारा पाया जा सके। इस 4-6 महीने की तकलीफ़ जो कैंसर की इलाज के साथ है, उसको बर्दाश्त करके आगे एक नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्रेशियस है, उसका एक एक सांस बहुत कीमती है, तो अगर हम ये 4-6 महीने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी हमें लाइफ मिल जाती है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन सर, बड़े लोग रेडिएशन की बात करते हैं कि जी आप रेडिएशन कर लें, तो रेडिएशन के लिए प्रेफरेंस क्यों है लोगों की? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मेन तो यही है ना, रेडिएशन एंड कीमो। सर्जरी ऑफ कोर्स अगर ज़रूरी है, और सर्जरी के बाद भी कीमो होती है, या सर्जरी के बाद रेडिएशन, या कभी कभी दोनों चीज़ें भी होती हैं, यही है ना बेसिकली अभी तो इलाज। एक्चुअली एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगेन जो थीम भी है इस बार की हमारी। जी हाँ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ जैसे सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सारी टीम बैठती है और फिर ये डिसाइड करती है कि इस मरीज़ के लिए ये तरतीब बेहतर है। किसी मरीज़ को हम पहले कहते हैं कीमो लगेगी, बाद में शुआएं लगेंगी, बाद में सर्जरी होगी। तो इस बार की थीम भी यही है ना डॉक्टर साहब, Exactly. कि यूनाइटेड बाय यूनिक, कि हर बंदा मुख्तलिफ है, उस बंदे के हिसाब से ट्रीटमेंट बनाई जाती है। जैसे कि आपने कहा, एटलीस्ट आपके हॉस्पिटल में तो मुझे पता है 100% ये होता है कि आप हेड करते हैं और फिर सारे बैठते हैं और फिर आप लोग डिस्कस करते हैं और मिल के डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट के लिए ये बेहतर होगा। और अगर वो ना भी
उनको सूट कर रहा तो आप उसी को एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ और बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक Right? कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये चॉइस नहीं है। सर इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तारीफ बहुत सुनी है और नहीं, आपके नहीं। डिपार्टमेंट की तारीफ बहुत आपका सुनी है, बहुत क्योंकि आप शुक्रिया। वो पेशेंट्स लेते हैं जो और कोई अस्पताल नहीं लेता। मैं उनके नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजे हैं हम लोगों की खिदमत करने के लिए। और सच्ची बात है डॉक्टर साहब, आई ऑलवेज गेट इमोशनल अबाउट दिस, बिकॉज अल्लाह ताला ने तो ज़मीन पे आके फिज़िकली शिफा तो नहीं देनी, आप लोगों को ही भेजा है हम लोगों के लिए। तो आप लोग तो जन्नती लोग हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे तीसरे और चौथे स्टेज पे नहीं लेते पेशेंट्स, लेकिन आपका हॉस्पिटल और आप तीसरे बल्कि चौथे स्टेज के पेशेंट्स को भी लेते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज को कंफर्टेबल करने के लिए ले लें। लेकिन लोग तो वो भी नहीं करते, वो कहते हैं आप हैं तकलीफ़ में या दवाइयाँ दे दो, साड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। जी मैं वापस आना चाहूँगा इलाज के, आप इमोशनल हो गई। बहरहाल इलाज में कीमोथेरेपी लेना या सर्जरी या रेडिएशन, ये मरीज़ की या डॉक्टर की चॉइस नहीं है। ये सब एक प्री प्लान्ड होता है, ये डिसाइड करना होता है कि ये स्टेज है, ये मर्ज़ है, इसके मुताबिक मरीज़ को बेस्ट ट्रीटमेंट क्या मिलेगा। ठीक है। उसमें तीनों को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उसमें हो सकता है सिर्फ एक चीज़ हो सकता है दो चीज़ें हों, बाज़ को कीमो और रेडिएशन काफ़ी है, बाज़ को सर्जरी और कीमो काफ़ी है, बाज़ को कीमो और रेडिएशन के बाद और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये पूरा प्लान करना होता है, जैसे एक आर्किटेक्ट एक घर प्लान करता है, एक बिल्डिंग प्लान करता है, इस तरह हमने एक प्लान करना होता है कि डे 1 से लेके आखिर तक, और आखिर के बाद जब एक मरीज़ सेहत याब हो जाता है तो उसके बाद फॉलो अप कैसे रखना है अगले 5 से 10 साल के लिए, और बाद में भी हमारे इलाज से या उस बीमारी से उसके वापस आने के चांसेस भी रहते हैं, और हमारे इलाज की वजह से कुछ तकालीफ भी आ सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें ज़ीरो से लेके एंड तक पूरा प्लान करके चलना होता है। इसलिए मरीज़ की चॉइस या हमारी चॉइस नहीं है कि हम इनको सिर्फ कीमो दे देते हैं, इसको सिर्फ रेडिएशन दे देते हैं। जो मरीज़ के हक़ में बेहतर है हम उसका फ़ैसला करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, आपने कहा कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल और हमारी चॉइसेस भी हैं जिनकी वजह से हम कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर बच्चों का क्या? बच्चों में भी तो कैंसर की शरह बढ़ रही है। बच्चों ने तो इतनी ज़िंदगी जी नहीं होती कि वो इतना अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। कुछ इस पे गाइडेंस देंगे? क्या प्रेगनेंसी में हम कुछ गलत करते हैं, वो क्या मामला है? जी, कुछ ऐसी जीनियाती तब्दीलियाँ होती हैं, कोई हमारे जीन्स में जेनेटिक चेंजेस ऐसी आ जाती हैं, म्यूटेशंस ऐसी आ जाती हैं जो या तो फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं या ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड वो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं। इस पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं। इसलिए बच्चे ने तो कोई स्मोकिंग भी नहीं किया है, उसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला ने ये बीमारी दे दी है। लेकिन उसको हम ज़्यादातर जेनेटिक एसोसिएशन में लेते हैं, ना कि हम उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोशिएट कर रहे हों। पहले ऐसे होता था, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ या ऐसे केमिकल्स थे जो इस तरह के बच्चों में कैंसर के मौजब बनते थे। जैसे कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल था, तो वहाँ पे ना सिर्फ बड़े बट बच्चों के अंदर भी ट्यूमर्स डेवलप हो गए। अमेरिका वगैरह में भी बड़े ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी की वजह से ये हुआ। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई कि हमें ये वाली टॉक्सिसिटी से बचना है, ये वाले केमिकल से बचना है, ये दवाइयों से बचना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये दवाई मुज़र सेहत है, ख़तरनाक है माँ के लिए या बच्चे के लिए, तो ये काफ़ी हद तक हो चुका। तो डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें, अगर दरिया को कूज़े में बंद करना हो, तो वो आपका पैगाम क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत कीमती है। माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, बहन भाई आपस में, ये सब लोग बहुत कीमती हैं। एक एक सांस कीमती है, इसका ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, वर्जिश कीजिए, स्मोकिंग से परहेज़ कीजिए, अपने वज़न को मुनासिब रखिए, अपनी ख़ुराक का ख्याल रखिए, और अगर कोई आपके जिस्म में ऐसी तब्दीली वाक़ होती है जैसे गिल्टी का नमूदार होना या बहुत ज़्यादा खून बहना या खाने पीने में दुश्वारी होना या वज़न की बहुत कमी होना या बुखार रहना जो बहुत देर तक रहे, इन चंद चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके अपने इलाज की तरफ जल्दी आइए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। व्यूअर्स, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बार बार ये बात पॉइंट आउट की, सिर्फ एक इंसान को मुतासर नहीं करती। पेशेंट तो गुज़र रहा होता है, जिस तकलीफ़ से वो गुज़र ही रहा होता है, लेकिन पूरा ख़ानदान इससे मुतासर होता है। और इसमें जो मैं एडिशन करना चाहूँगी, जो हमें बात करने का मौका नहीं मिला वक्त की कमी की वजह से,
एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, जो ना सिर्फ पेशेंट के जहन और माइंड का ख्याल रखे लेकिन फैमिली को भी सही तरीके से गाइड करे। क्योंकि व्यूअर्स, जो इस मसले से गुजर रहा होता है, जो फैमिली गुजर रही होती है, उनका एक होना और एक अच्छे आसान अंदाज में आगे बढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट बच्चा बीमार है, माँ रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, बाप जो है वो हाइपर हुआ जा रहा है, तो वो बच्चे की तकलीफ में इजाफा करेगी। वो स्ट्रेस और टेंशन उसकी बीमारी को मज़ीद बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अगर औरत बीमार है, उसके ब्रेस्ट कैंसर का इशू है और मियाँ जो है वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, उसको कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा, और ये अक्सर केसेस में होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। मियाँ को प्रोस्टेट कैंसर है, उसका प्रोस्टेट रिमूव होना है, ऑब्वियसली उसके साथ एक इमोशनल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, बीवी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एम्पैथेटिक नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। सो ये एक कलेक्टिव फैमिली का इशू होता है। एज अ फैमिली यूनाइटेड होकर आगे बढ़ना चाहिए। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पे हमारे घर के बड़े हमारा इतना ख्याल रखते हैं या घर के अफराद, तो वहाँ पे अगर उनके सेहत का कोई इशू आता है तो इमीडिएटली एक्शन ले और इमीडिएटली उनको डॉक्टर पे लेके जाएं। माँ कह रही है कि मुझे गिल्टी महसूस हुई है, मैं जाऊँगी कभी, तो बेटी या बेटा फ़ौरन माँ को पकड़ के अस्पताल लेके जाएं कि सबसे पहले आप अपनी तशख़ीस करवाएं। व्यूअर्स, कैंसर में प्रिवेंशन तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन बहुत से कैंसर्स की हमें समझ ही नहीं आती कि कहाँ से आते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन फर्स्ट सेकंड स्टेज पे बहुत आसान होता है वापस लेके आना, लेटर स्टेजेस पे तकलीफ़ें भी होता है और मुश्किल भी होता है। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इमरान हाशमी। क्या बात है आपकी। देख तो आपने लिया कि व्यूअर्स कौन है हमारे साथ, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन मैं बैठ के कर नहीं सकती, क्योंकि एक तो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मेरे आगाज़ में भी, काम के आगाज़ में मेरा बहुत साथ दिया, और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको मैं वुमन ऑफ सब्सटेंस नहीं, पर्सन ऑफ सब्सटेंस कहूँगी। हमारे यहाँ जब एक औरत बहुत कामयाब होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है, तो उसको आइकॉन ख़वातीन के लिए बना दिया जाता है एंड एज अ वुमन रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये हर इंसान, हर जिन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। शी इज़ नॉट जस्ट अ वुमन, शी इज़ अ पर्सन। चाहे वो मर्द के लिए इंस्पिरेशन हो, औरत के लिए हो, ट्रांसजेंडर के लिए हो, हर इंसान के लिए ये ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि वो जो औरत वाली बात होती है ना, मुझे लगता है कि वो एकदम से हम एक डब्बे में डाल देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी पर्सनल कहानी भी प्रोग्राम पे पहले डिस्कस हो चुकी है, लेकिन आप एक मशहूर और बहुत ही कामयाब फैशन आइकॉन तो हैं। ना सिर्फ मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के नए अंदाज इंट्रोड्यूस कराए, बल्कि नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराए और कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूस कराती रहीं। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके करियर्स को इन्होंने लॉन्च किया या उनके आगाज़ में इन्होंने लिटरली उंगली पकड़ पकड़ के उनको एक लेवल पे पहुंचाया। मुझे याद है कि एक स्टेज पे मैं अपने करियर में भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं इनके पास आई और जिस मोहब्बत और प्यार से इन्होंने हाथ थामा, एंड विद इन अ फ्यू डेज़ इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरी पूरी ट्रैजेक्टरी करियर की फिर बदल गई। कुछ लोग होते हैं जो किंग्स होते हैं, कुछ किंग मेकर्स होते हैं। ये ना सिर्फ किंग है बट किंग मेकर भी हैं। ये एक ऐसी ब्रिलियंट खातून है जिन्होंने 4 डेकेड से ज़्यादा काम किया इस फील्ड में और बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम किए, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। वेरियस सैलॉन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरी दुनिया में इन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया जहाँ पे सीधी बात है पाकिस्तानियों को मुंह तक नहीं लगाते, वहाँ पे जाके एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आप मेकअप की दुनिया की सिर्फ सुपरस्टार नहीं है बल्कि फैशन आइकॉन है, इमेज कंसल्टेंट है। हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फाउंडर ऑफ नबीला सैलॉन एंड ज़ीरो मेकअप नबीला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आई एम वेरी हम्बल टू हियर दिस मैं पूरी इंडस्ट्री अमेजिंग की तरफ से बोल रही इंट्रोडक्शन। थी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप आज प्रोग्राम पे आई, क्योंकि सीधी बात है नबीला, आपने
हमेशा लोग बात करते हैं आपकी इमेज कंसल्टेंट होने की और ये सारे काम करने की एंड बीइंग अ बिजनेस वुमन एंड एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड एन इंस्पिरेशन। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कहना कि बहुत से लोगों को के करियर को आपने बाकायदा स्टेयर किया, और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ ही देखते हैं और कहते हैं एक बारी नबीला हाथ रख दे कि साढ़े सिर दे ऊपर तो हम भी सेट हो जाएंगे। एंड इट्स ट्रू, आपकी मुलाकात हो या ना हो नबीला से, हर बंदे को इस मुल्क में पता है, बच्चे बड़े बुजुर्ग को, कि नबीला कौन है। थैंक यू थैंक यू। अब 40 साल हो गए हैं तो पता ही होगा ना अब तो। नो बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ आई पीपल नो हर, बट मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात थैंक यू थैंक यू। ग्रेट ऑनर। सो सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं आपके करियर की और सब चीज़ों की, तो वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रोग्राम की के ऊपर। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि एक यू वर ऑलरेडी सो सक्सेसफुल, योर सैलॉन से ऑल ऑफ द अदर स्टफ, मेकअप की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, जबकि आप बहुत सी बड़ी बड़ी मेकअप कंपनीज के साथ भी काम कर रही थी और आप उनका फेस थी और उनके ब्रांड एम्बेसडर्स आप उनको पिक करके देती थी, तो आपने अपना स्टार्ट कर, कुछ इसके बारे में बताएंगी? जी, दिस इज़ Zero अ नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि देखें 2 हाथ हैं, 24 घंटे हैं, मैं कितने क्लाइंट्स कर लूँगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा पिछले 10 साल पहले से, लाइक द लास्ट 10 years ago हैज़ बीन डेडिकेटेड टू डेवलपिंग प्रोडक्ट्स। वो ये कि मैं अपने आप को, आप समझें तो मैं बॉटल करना चाहती हूँ अमर कर लूँ, इसलिए कि कितनी ज़िंदगी रह गई है, कितनी सेहत रह गई है, कितना मैं पहुँच सकती हूँ, मैं एज अ पर्सन कम पहुँच सकती हूँ, एज अ प्रोडक्ट ज़्यादा पहुँच सकती हूँ। तो अभी जो मेरी डेडिकेशन है वो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है, फिर नॉलेज, जिस तरह से मैंने अपने आप को ग्रूम किया है और मैं बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, तो नॉलेज मुझे ग्लोबल है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्किन के या हेयर के या कॉम्प्लेक्शन के, मुझे प्रॉब्लम भी पता है और मुझे सोल्यूशन भी पता है, तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं उनको आपके घर तक पहुँचाऊँ ताकि आपको मेरे तक ना आना पड़े। लेकिन देखिए, पाकिस्तान और इंटरनेशनल जब हम ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको भी पता है कि किस किस ने अपने मेकअप के ब्रांड्स लॉन्च किए पाकिस्तान में। इवन स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ ने, लोगों की स्किन सड़ गई, डैमेज हो गई, वो 6-8 महीने तो बड़ी धूम से चीज़ चली और फिर उतनी ही ज़ोर से जाके ज़मीन पे बची। बिकॉज देखिए, कैंपेनों को देख के लोग आ जाते हैं, उसके बाद अगर उस चीज़ में कोई सब्सटेंस नहीं होता तो कोई नहीं लेता, फिर उसके बाद रिपीट कस्टमर तो होते नहीं है। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान और इंटरनेशनल ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, प्रोडक्ट वाइज भी और काम वाइज भी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, मैं इसको सिंपल करके इसके ब्रेक करके जवाब दूंगी। पहली तो ये चीज़ है कि जैसे आप कह रही हैं कि सेलिब्रिटीज़ ने निकाल दी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा हम क्या करें, चले कोई बिज़नेस करते हैं, प्रमोशन की, एड्स लगाए, क्लाइंट्स आ गए, और फिर वो जितने ऊपर जल्दी से चढ़ती है चीज़, उतनी जल्दी नीचे आती है। अब आप मुझे देखें ना कि मैं 40 साल में मैं यूं नहीं गई हूँ, मैं यूं 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 करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से गिरना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इट्स ईजी टू गेट ऑन टॉप बट इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टे ऑन टॉप। तो जो स्टे के लिए आपको चीज़ चाहिए वो ये है कि कंसिस्टेंसी, रिसर्च, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर, मतलब मैंने पिछले साल एक रेड लिपस्टिक निकाली वैलेंटाइन पे, 2 साल पहले, उससे पहले अपने मुंह पे लगाई, 2 साल, आना कि आई डोंट लाइक लिपस्टिक्स के बहुत ब्राइट कलर्स, मगर 2 साल मैंने रेड लिपस्टिक इसलिए लगाई कि मुझे देखना था कि वो कैसे लगती है, चाय पी के कैसे लगती है, मुंह धो के कैसे लगती है, स्किन पे कैसे लगती है, बात करते हुए कैसे लगती है, वेयर कैसे करती है। क्योंकि रेड लिपस्टिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, फैल जाती है पूरे मुंह के ऊपर, दांतों पे लग जाती है। तो एक एग्जांपल है कि एनी प्रोडक्ट दैट आई लॉन्च, पहले तो वो 2 साल में एनिमल टेस्टेड नहीं होता, वो नबीला टेस्टेड होता है कि पहले मैं उसको पास करूँगी, फिर मैं आई विल नॉट सेल व्हाट आई वोंट बाय। तो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग दिस कि बड़े कोई जल्दी से कोई बिजनेस आ जाएगा, मॉडल ऐसा है बिजनेस मॉडल के, इट्स अ मनी मेकर। नो, this is an extension of my 30 years where you can't come to me, so I will come to you as a product। और वो प्रोडक्ट जो है वो मेरा नाम कैरी करता है, तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि उसकी क्वालिटी सही नहीं हो। लेकिन क्वालिटी
किस तरह आप कंट्रोल करते हैं, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उसी के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जैसे मैंने कहा द पास्ट 10 years ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ऑल्सो न्यू विद इट बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फील्ड, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है, आई वर्क वेरी क्लोजली विद लैब्स on ingredients, on materials, on finishes, on trends, you know, so that I then pick and choose कि हमारे climate के लिए, हमारे skin tone के लिए, especially the subcontinent skin tone is different, subcontinent hair is different, gents and ladies, you know, so उनके लिए क्या चीज़ काम करती है, इस मौसम में क्या चीज़ काम करती है, इस लाइट में क्या चीज़ काम करती है, ह्यूमिडिटी में क्या चीज़ काम करती है, तो इसके पीछे बहुत साइंस है. इट्स नॉट जस्ट फैशन या आज मेरा ये दिल किया, नो, इट्स साइंस एंड होपफुली अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स निकले हैं दे हैव ऑल बीन रिसीव्ड रियली वेल. देयर आर मैनी बेस्ट सेलर्स. सो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं इस ट्रैक में बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ आपको वो प्रोडक्ट्स दूँ जो आप कह रहे हैं कि गैप क्या है इंटरनेशनल और लोकल में. यू नो माई प्रोडक्ट्स आर अप टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. वो कहते हैं कि आपका कंपटीशन कौन है, आई एम माई ओन कंपटीशन. सो आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनी लोकल कंपनी. I am setting my own benchmarks and और I ये सिर्फ think पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये पूरी दुनिया में है. yes, so it needs to be competing at a European level with their permissible standards and ingredients and you know and there it's innovation, you know, every year something will change and you have to keep up to it. यहाँ पे ये भी मैं आपसे एज एन एक्सपर्ट नाउ अपने आपके प्रोडक्ट्स बेशक साइड पे कर दें, जनरली ऑल्सो जब हम गलत प्रोडक्ट स्किन पे लगाते हैं तो मैम उनके नुकसान भी बता दें. जैसे अभी डॉक्टर आए थे, वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हमने बात की कि कैंसर के किस तरह होता है और क्या होता है. तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई केमिकल बेस्ड चिप चीज़ अपनी स्किन पे भी नहीं लगानी क्योंकि प्रेशस प्रेगनेंसी थी. तो मैंने कहा क्यों? तो दे सेड हर चीज़ अब्जॉर्ब होती है. उस दिन इतनी उम्र जीने के बाद मुझे हिट किया कि 1 मिनट, हम तो जो मुंह पे लगाते हैं हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब होता है. तो थोड़ा सा ये बता दें कि जब हम फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपियाँ जाके ख़रीदते हैं मार्केट से, मैम आपसे बेहतर कौन जाता है? ज़रा ये भी हमारे व्यूअर्स को एक पब्लिक सर्विस मैसेज दें. बिल्कुल, आप ज़रूर इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और आपको पता होना चाहिए कि परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. जैसे मैं कह रही थी कि हर साल 2 साल में कुछ चीज़ें हैं जो चाहे एथिकली, चाहे एस्थेटिकली, चाहे केमिकली वो बैन हो जाती हैं. जैसे कि पैराबेन्स वगैरह हैं, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स में से सल्फेट्स कम हो रहे हैं. सो उसको आप अपडेट रखें और आप अपने केमिकल्स, इवन व्हाट यू ईट, whether you apply it on your skin or your head or your hair or your body or your consumption में food, तो उसमें क्या आप खा रहे हैं, you have to be very responsible because the body is sacred, it's your machine, so consume very carefully. तो नबीला जी, एक तो मेकअप की बात है, बट उसके अलावा भी तो आपके प्रोडक्ट्स हैं. जैसे कि मैंने रिसेंटली बाय द वे जाके चुपके से ना, इनका एक शैम्पू है, कंडीशनर है और एक ऐसा शैम्पू है जो आप वॉश करते हैं तो आपके हेयर कलर को बचा लेता है. यू नो, मैं जायंट पेड हूँ, मुझे नहीं आती हर चीज़ की टर्म, बट वो 3 मैंने जाके वो ट्यूब्स खरीदी कि मैंने कहा कि मैं इंस्टेड ऑफ लाइक मेकिंग अ थिंग आउट ऑफ इट, आई चुप करके गो एंड गेट इट. तो वो आपके लाहौर वाले सैलून से जाके मैंने ली और मैंने यूज़ किया. एंड आई कांट टेल यू, भूसे जैसे बाल जो हैं वो इंसान के बच्चे बन गए. मैंने इस वक्त एक्सटेंशन कुछ नहीं लगाई हुई, मैंने लिटरली बाल धोए, ब्लो ड्राई किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मुझे लगाना पड़ा. तो आप सिर्फ मेकअप नहीं, आप तो बहुत सी चीज़ें बना रही हैं. जी, तो हमने शुरुआत मेकअप से की, ज़ीरो मेकअप से, लेकिन जो मेरा एस कार्ड है वो हेयर है, बिकॉज माई मेटीरियर इज़ हेयर एंड दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग फॉर 40 years. सो हेयर केयर मैंने बचा के रखा था, जैसे वो बिरयानी का आलू बचा के रखते हैं ना, उस तरह से मैंने हेयर केयर आखिर के लिए बचा के रखा था. सो अब हेयर केयर हमने लॉन्च किया एंड आई स्टार्टेड विद रिपेयर रेंज. सबसे पहले, बिकॉज जिनके बाल ख़राब हैं उनको पहले ठीक करें, फिर अच्छे बालों को हम मेनटेन कर लेंगे बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के साथ. सो रिपेयर रेंज में एक शैम्पू है, एक सल्फेट फ्री शैम्पू है, जिसको जो चाहिए वो यूज़ कर ले, दोनों रिपेयर हैं. द कंडीशनर इज़ अमेजिंग क्योंकि अक्सर कंडीशनर से बाल फ्लैट हो जाते हैं, फिस जाते हैं. मैंने भी वही यूज़ किया जो आपने यूज़ किया है. तो देखें, स्मूथ है बट वॉल्यूम है, यू नो, इट्स नॉट चिपके हुए सीधे नहीं हो गए. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंडीशनर. उसका बड़ा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग का बैलेंस है. एंड देन जो कलर लॉक जिसकी आप बात कर रहे हैं, कलर लॉक, जिससे वो कलर ठीक हो जाता है, चाहे लाइट था या डार्क था, क्योंकि अक्सर हम जब कलर करते हैं वी हैव टू कट डाउन द कलर, जिसके लिए ब्लीचेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बाल डार्क हैं.
बेसिकली इवन इफ इट्स लाइट हेयर, हमारी आईज डार्क हैं, हमारे आईब्रोज डार्क हैं, तो जो पिगमेंट होता है वो डार्क है। जब हम उसको लाइट करते हैं तो उसमें रेड थ्रो होता है, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द ब्लैक और द ब्राउन इन इट, उसमें रेड होता है, राइट। तो वो अगर हमने ब्लॉन्ड किया तो येलो निकल आता है, अगर हमने हेजल किया तो ऑरेंज निकल आता है, अगर हमने मेरे ऑरेंज हो जाते ब्राउन किया तो रेड निकल आता है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ लाइट इट गोज इट थ्रोज वार्मथ। दीज कलर लॉक्स इंस्टेंटली आप अपने शावर में घर के अंदर ही, यू डोंट हैव टू गो टू द सैलून, तो वो आपकी जो ब्रासीनेस या ऑरेंजेस, ब्रासी, रेड, कॉपरी, वो टोन करके उसको कूल ब्राउन कर देता है, विच इज़ व्हाट वी वांट। एवरीबडी वांट्स अ कूल ब्राउन, दे डोंट वांट ऑरेंजी रेड, क्योंकि मेहंदी से एसोसिएशन होती है। तो ये तो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि सैलून सिंक में भी हर कोई यूज़ कर रहा होता है कि हमारा कलर अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ दिस इज़ लाइक पैनाडोल फॉर हेयर। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे पता है इमरान आपको बहुत से 1-2 सवाल आए हुए थे। ब्रेक के बाद आके हम बेचारे लड़के के भी सवाल एड्रेस कर लें, कि कुछ मैंने तो अपनी पॉइंट ऑफ कंसर्न्स शेयर कर लिए। हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट द माइस्ट्रो नबीला हैं। ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम सारे जिनके फ़ैन हैं वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी तरफ मुड़ने से पहले ज़रा हम रुजू करते हैं टुवर्ड्स शेफ़ माहम जी। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़ास हमारे पास रेडी है और हमने इसको पुदीने की चटनी के साथ दही में मिक्स करके सर्व किया। ऑसम, थैंक यू सो मच माहम, थैंक यू। थैंक यू। सो अब बढ़ते हैं आपकी तरफ। इमरान, आपने हाँ, मैंने एक बहुत सवाल ज़ोर पूछना से नबीला से सवाल करना था, क्या करना था? माशाल्लाह आपकी इतनी तारीफ़ें सुनी और मैं आपको काफ़ी अर्से से जानता भी हूँ। मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन फीमेल के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन लड़कों के लिए, मेल्स के लिए आपने क्या किया प्रोडक्ट वाइज? क्योंकि एन जेंट्स तो है हमें। जी, एंड जेंट्स एक्चुअली मेरे बेटे ने डिज़ाइन किया, क्योंकि हम पहले एक यूनिसेक्स सैलून थे और आई ट्रेंड एज अ बार्बर इन 1988, सॉरी यस 1988। तो जब से जेंट्स के हम कट्स वगैरह करते हैं, लेकिन माय सन सेड कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो स्पेसिफिकली मेन के लिए हो, जिधर डेक्सटेरिटी हो, एप्रन पहने हों। ये नखरा जो आप लोगों के डीवाज आपके पास काम करते हैं, उस तरह के मुझे नहीं चाहिए। लोग जो स्किल हो, चंपी हो, जो ओल्ड फैशन बार्बरिंग होती है, तो उस कॉन्सेप्ट से उसने एंड जेंट्स बनाया। उसका डेकोर, उसका क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो उनके मैगजीन्स क्या हैं, पूरा एटमॉस्फेयर, म्यूजिक, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंगली। सो एंड जेंट्स इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड एंड वी आर ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन अब वो उसके प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे कि शेविंग जेल्स हैं, एंड एज आई वाज टेलिंग इनका बियर्ड का वो जो है वो बहुत अमेजिंग है। जी, सो एज आई टोल्ड यू, वी लाइक टू हैव इनोवेशन इन ऑल आवर प्रोडक्ट्स। सो आवर शेविंग जेल इज़ एक्चुअली क्लियर, क्योंकि जब आप ख़त बनाते हैं वो फॉर्म हो जाता है, तो आपको दिखाई नहीं देता पीछे क्या किया था। सो क्लियर है, जो क्लियर ही रहता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इट्स ईजियर। देन वी हैव अ हेयर एंड बियर्ड शैम्पू, जो इट कट्स डाउन योर टाइम कि आप फेस के लिए अलग, हेयर के लिए यू कैन लिटरली डू द होल बॉडी एंड योर हेयर विद द सेम शैम्पू। दे हैव द फ्रेग्रेंसेस, आफ्टर शेव जेल उनके हैं। So more products coming, styling products coming. रासिक इस्माइल आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि बंदे बंदे को जाके, हम उस दिन बैठे हुए थे कराची में कहीं, तो somebody was saying कि हाँ यार कोई वो मिल नहीं रही आफ्टर शेव वो लगाने की, जाके ट्यूब उठा के ले आया, कहते ये चेक करें, इट वाज अ सिल्वर। एंड बाय द वे पैकेजिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है लड़कों की। जी, सो अगेन माय बॉयज आर वेरी गुड विद डिज़ाइन, सो दे आर डूइंग दैट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन के बहुत काम हो रहा है जेंट्स के ऊपर। इनफैक्ट मैं तो मेकअप में भी हमारी जो चीज़ें हैं, कंसीलर वगैरह है, जैसे सन प्रोटेक्शन हमारा क्लियर सन 100 है, जिसमें वाइट कास्ट नहीं है, फॉर क्रिकेटर्स, फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स, गोल्फर्स। तो मैं तो जेंडर में बिल्कुल फ़र्क करती नहीं, जैसे आपने मुझे शुरू में इंट्रोड्यूस कराया। चाहिए भाई, एग्जैक्टली, क्योंकि व्हाई शुडंट मेन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स? मतलब अगर औरत खूबसूरत लग सकती है, बिल्कुल। देखो इमरान, सिंपल सी बात है, अगर औरत खूबसूरत लग सकती है तो मर्द क्यों नहीं खूबसूरत लग सकता? ये कौन से जमाने का कॉन्सेप्ट है कि बंदे का हाल बेहाल हुआ हुआ है? अब जैसे कि मर्द अक्सर कहते हैं कि जी हम मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराते, ये जनानियों के काम है। आपके हाथ पाँव नहीं है, आपके हाथ पाँव में मैल नहीं पसती। और कुछ जनानियां भी कहती है ना कि आपको क्या जरूरत है, आप लड़की थोड़ी है।
ये भी है। लेकिन वो ज़हनियत चेंज होने की ज़रूरत है। हर एक को, पूरी दुनिया में हो इंसान गई को है। अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। Yes. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जेंट्स के लिए कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सम इनविजिबल मेकअप, कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या छाइयाँ हैं तो आपको भी हक है कि आप उसको छुपा सकें। हाँ, वो मेकअप नहीं लगना चाहिए, वो कॉलर पे नहीं लगना चाहिए, लोगों को कम से कम पता चले, इनविजिबल हो, लॉन्ग स्टे हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं और कर रहे हैं हम। फाइनली व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम नबीला नेक्स्ट? प्लीज कुछ टीजर दे दे। मुझे पता है आप करती हैं, बड़े धीमे से करती हैं और फिर आप उसको अनाउंस करती हैं। आपका अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ है। लोग तो करने से पहले डंडोरा पीटते हैं, बट हम पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम नबीला नेक्स्ट? आई मीन यू प्रीटी मच डन इट ऑल। No, this is just the beginning. I would like to, ये मेरी ख्वाहिश है कि जो प्रोडक्ट लाइन को मैं एक्सपेंड करूं और हमारे जितने भी इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मैं रिलायबल तरीके से प्रोवाइड करूं। अमेजिंग। और कोई पैगाम जनरल आवाम के लिए? देखिए, लाइफ एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और एज एन एक्सपर्ट भी हो सकता है। मैं क्योंकि ग्रूमिंग की फील्ड से हूँ तो सबसे पहले तो चीज़ मैं कहूँगी सेल्फ केयर। अपना ख्याल रखना, पहले ऑक्सीजन अपने को लगाना, बाद में किसी और को लगाना। इफ़ यू आर इन अ बेटर हेल्थ फिजिकली एंड मेंटली तो आप औरों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि सेल्फिश हो, अपने में लगी रहती हो। तो मैं कहती हूँ कि सेल्फिश एक और चीज़ है, सेल्फ इंटरेस्टेड एक और चीज़ है। तो उस दोनों को अलग करें। सेल्फ इंटरेस्टेड होने के लिए कोई गिल्ट ना फील करें। इफ़ यू लुक गुड एंड यू फील गुड, यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स मोर। Thank you so much for joining us. It's been an honor and a pleasure. Thank you so much, Nabila. एंड व्यूअर्स, यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अगर आज की गुफ्तगू आपको इंटरेस्टिंग लगी या आपको इनकी, जैसे कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो आप बड़े आसानी से नबीलास टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन भी अगर आप यूट्यूब पे भी डालेंगे तो बहुत सी जगह पे जिस तरह नबीला टॉक दे रही हैं या सिखा रही हैं चीज़ें, यू कैन फॉलो हर। एंड मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, यू डोंट एक्चुअली हैव टू इवन बी इंटरेस्टेड इन मेकअप और एनीथिंग। इफ़ यू जस्ट वांट एन इंस्पिरेशन इन योर लाइफ तो नबीला से बेहतरीन इंस्पिरेशन मर्द औरत किसी भी जिन्स से आप बिलोंग करते हो कोई नहीं है। ये मैं जेन्युइनली आपको दिल से बता रही हूँ, व्यूअर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस से। मुझे भी इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत से लोगों को इंडस्ट्री में हेल्प किया और बेलॉस अंदाज में मोहब्बत दी, प्यार दी, रिगार्ड दी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का एक लम्हे के लिए भी दामन नहीं छोड़ा। हम ज़रा झल्ले हो जाते हैं। नबीला ने हमेशा अपना कंपोजर रखा और हम सब एस्पायर करते हैं टू बी लाइक नबीला। आप भी करें। आई एम टेलिंग यू मोर देन एनीथिंग। आई थिंक मैं भी थैंक यू। हूँ ना, आज से तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। आज से क्यों? मुलाकात मुलाकात आज अभी से।